नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ममता बनर्जी जी के द्वारा, जो कि बंगाल की पूर्व सीएम हैं। उनके द्वारा कलकत्ता हाई कोर्ट में किसी मामले में अपीयर हुआ गया, जो कि प्रॉपरली एक वकील के ड्रेस कोड में वो वहाँ पर पहुँची थी। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वकीलों के लिए प्रोटोकॉल क्या है, उनको रेगुलेट करने के लिए कौन से नियम हैं, उनको किस प्रकार के ड्रेस कोड का पालन करना पड़ता है और कौन सा व्यक्ति किसी मामले में किसी कोर्ट के समक्ष जो है वो पेश हो सकता है। तो इस वीडियो में इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। तो हम बात करते हैं कि ममता बनर्जी जी के द्वारा कोर्ट में अपीयर हो गया था, जिसको लेकर के थोड़ा सा विवाद उठा था, क्योंकि वहाँ पर एक चुनावी हिंसा से जुड़े हुए मामले में वो वकील के रूप में अपीयर हुई थी। तो हम जानेंगे कि क्या ममता बनर्जी जी वकील हैं, उनके पास एक वैलिड लाइसेंस है, लाइसेंस के सस्पेंशन और फिर से उसको शुरू करने के नियम क्या हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानने वाले हैं। इसमें हम वकालत का अधिकार, बार काउंसिल के नियम क्या हैं, कोर्ट कौन से प्रोटोकॉल निर्धारित करता है और वकालत से जुड़ा हुआ पेशेवर नैतिकता क्या है, इस सब चीज़ों का एक हम संवैधानिक विश्लेषण करने वाले हैं। तो हुआ क्या था, इसकी हम बात करते हैं। 14 मई 2026 को ममता बनर्जी जी द्वारा कोलकाता हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान भाग लिया गया, जिसमें वो वकीलों के पोशाक में थी और बहस में उन्होंने हिस्सा लिया। इसके बाद इस मामले में बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल से रिपोर्ट मांगी, क्योंकि जब विवाद उठा तो बार काउंसिल, जो कि वकीलों को रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए सबसे बड़ी संस्था है, तो यहाँ पे यह देखा जाता है कि क्या जो एडवोकेट किसी कोर्ट में अपीयर हो रहा है वो एक सक्रिय लाइसेंस होल्डर है, इसका इनरोलमेंट क्या है, और ममता बनर्जी जी के मामले में क्या वो लंबे समय से एक संवैधानिक पद पर थीं, बंगाल की सीएम रही हैं, तो क्या उस स्थिति में उन्होंने अपनी प्रैक्टिस स्थगित की थी और दोबारा उन्होंने वकालत कब शुरू किया, लाइसेंस फिर से उन्होंने रिन्यू कब करवाया, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम जानेंगे। तो क्या ममता बनर्जी जी वास्तव में वकील हैं? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि उनके पास एलएलबी की डिग्री है और पूर्व में कुछ राजनीतिक मामलों में वो कोर्ट में पेश भी हुई हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सिर्फ डिग्री होना पर्याप्त नहीं है। किसी भी कानून से स्नातक को या लॉ ग्रेजुएट को वकालत के रूप में प्रैक्टिस करने के लिए स्टेट बार काउंसिल में इनरोल्ड होना ज़रूरी है। बिना इनरोलमेंट के अदालत में पेशी जो है वो अमान्य मानी जाती है। और जो आपका इनरोलमेंट है, सबसे अहम बात है कि उसका सक्रिय होना भी ज़रूरी है, यानी कि सिर्फ इनरोलमेंट होना पर्याप्त नहीं है, लाइसेंस वैध होना चाहिए और समय समय पे उसका रिन्यूअल होना ज़रूरी है, यानी कि नवीनीकृत किया जाना आवश्यक है। और साथ साथ में एडवोकेट एक्ट जो है वो उसका पालन किया जाना ज़रूरी है। बार काउंसिल समय समय पर जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए, पेशेवर आचार संहिता निर्धारित करे, उसका अनुपालन करना अनिवार्य है, अन्यथा जो है डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। बार काउंसिल ने उनकी वैध प्रैक्टिस की स्थिति पर स्पष्टीकरण मांगा है, यही इस विवाद का केंद्र बिंदु है। अब हम आगे जानेंगे कि एक लॉ ग्रेजुएट में और एडवोकेट में क्या अंतर होता है। बहुत लोग इन दोनों बातों को एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कानूनी दृष्टि में इनमें बहुत ही महत्वपूर्ण और स्पष्ट अंतर है। अगर हम बात करें तो लॉ ग्रेजुएट किसे कहते हैं कि एलएलबी की डिग्री जिन्होंने कंप्लीट कर रखी है उनको लॉ ग्रेजुएट कहा जाता है। और एलएलबी डिग्री होल्डर जब किसी स्टेट बार काउंसिल में इनरोल्ड हो जाता है तब उसे एडवोकेट का दर्जा दिया जाता है। और किसी एडवोकेट का प्रैक्टिस करने का एक जब लंबा अनुभव हो जाता है, वह तय समय सीमा क्रॉस करने के बाद उसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीनियर एडवोकेट का जो है डिजिग्नेशन दिया जाता है, पद दिया जाता है। अब अगर हम बात करें एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कौन होता है, तो यह सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की विशेष योग्यता पर आधारित उनको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का दर्जा दिया जाता है, जिसमें उनको एक एग्ज़ाम पास करना होता है एओआर का। उसके बाद उनको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का दर्जा दिया जाता है। मुख्य बातें क्या हैं? मुख्य बात यहाँ पर ये समझ में आई कि हर एक जो लॉ ग्रेजुएट है वो
अदालत में वकालत करने का अधिकारी नहीं हो जाता है। सिर्फ आपके पास लॉ की डिग्री आ गई तो आप अदालत में प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए आप अधिकार नहीं प्राप्त कर लेते हैं। इसके लिए आपको लाइसेंस भी धारण करना पड़ता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एडवोकेट एक्ट 1961 की, जिसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इस बात से संबंधित हैं। तो इसका सेक्शन 29 जो है वो भारत में केवल एडवोकेट्स ही कानून की प्रैक्टिस कर सकते हैं कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता, ऐसा एडवोकेट्स एक्ट 1961 का सेक्शन 29 कहता है। सेक्शन 30 में क्या कहा गया है? सेक्शन 30 में ये कहा गया है कि इनरोल्ड एडवोकेट को पूरे भारत में किसी भी अदालत में प्रैक्टिस करने का अधिकार है। यानी कि आप अगर इनरोल्ड एडवोकेट हैं, एक पंजीकृत जो है आप अधिवक्ता हैं, तो आप पूरे भारत की किसी भी अदालत में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी एक्ट का सेक्शन 33 जो है वो यह कहता है केवल विधिवत इनरोल्ड एडवोकेट ही अदालत में उपस्थित होकर बहस कर सकते हैं। यानी कि आप अगर प्रॉपरली आपका एनरोलमेंट हुआ है तभी आप किसी कोर्ट में बहस कर सकते हैं। लेकिन विवाद का मुख्य प्रश्न यह है कि क्या ममता बनर्जी जी उस समय वैध रूप से प्रैक्टिस करने की पात्र थी जिस समय वह अपीयर हुई थी? तो इस सवाल का जवाब हम आगे ढूंढते हैं। और इसके साथ साथ में अगर बात की जाए तो यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं कि वकीलों को लाइसेंस के साथ साथ में एक तय मानक के अनुसार एक ड्रेस कोड का भी पालन करना होता है। आप अगर कोर्ट में गए हों तो आपने देखा होगा कि वकीलों के लिए जो निर्धारित ड्रेस कोड है वो काला कोट, सफ़ेद शर्ट, काला पैंट और ब्लैक शूज, साथ साथ में एक बैंड भी उनके गले में होता है ना। तो ये उनका एक निर्धारित जो है ड्रेस कोड होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य यह होता है कि अदालत की गरिमा बनाए रखी जाए, पेशेवर अनुशासन सुनिश्चित किया जाए और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सम्मान हो सके। एडवोकेट ड्रेस एक रेगुलेटेड प्रोफेशनल आइडेंटिटी है। यह केवल पोशाक नहीं है, एक कानूनी दर्जे का प्रतीक है। यदि कोई व्यक्ति बिना वैध अधिकार के एडवोकेट ड्रेस पहनकर अदालत में बहस करे तो बार काउंसिल, बार एसोसिएशन या विपक्षी वकील या स्वयं खुद अदालत ही इस पर आपत्ति उठा सकती है और संभवतः विधिक या प्रशासनिक कार्यवाही हो सकती है। अब इसमें महत्वपूर्ण सवाल ये है, चूँकि बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी जी जो है एक राजनेता भी थी, तो सवाल यह उठता है क्या नेता वकालत कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। भारत में कई सारे वरिष्ठ राजनेता सक्रिय वकील भी रहे हैं, लेकिन वे सभी कुछ महत्वपूर्ण शर्तें पूरी करते हैं। जैसे कि इसमें काफ़ी चर्चित और सम्मानित जो नाम हैं, जैसे कपिल सिब्बल जी का, पी चिदम्बरम साहब का और अभिषेक मनु सिंघवी जी का। ये सब, कपिल सिब्बल साहब की अगर बात की जाए तो एक सीनियर एडवोकेट राज्यसभा के सदस्य हैं और साथ साथ में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम साहब भी सुप्रीम कोर्ट में पेश होते रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी जी जो हैं वो पेशेवर नियमों का पूर्ण पालन करते हुए प्रैक्टिस जारी रखी। अंतर यह है कि ये नेता या वकील अपनी एनरोलमेंट स्थिति बनाए रखते हैं और बार काउंसिल रूल्स का विधिवत पालन करते हैं। अब ममता बनर्जी जी के केस में कि क्या मुख्यमंत्री रहते हुए वकालत की जा सकती है? तो सीधे तौर पर ऐसा कोई कानून नहीं बना है जो किसी सीएम को एडवोकेट बने रहने से रोके, लेकिन बार काउंसिल रूल्स में कुछ महत्वपूर्ण प्रतिबंध बनाए गए हैं। जैसे उनको जो नियम है उनका पालन करना होगा। अब यहाँ पर इनके केस में जो मुख्य प्रश्न है, तो क्या सीएम रहते प्रैक्टिस विधिवत रोकी गई थी? यानी कि जब ये बंगाल के सीएम का पद धारण इन्होंने किया था तो क्या इन्होंने अपनी जो रेगुलर प्रैक्टिस है उसकी सूचना जो है बार काउंसिल को दी थी? क्या दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया अपनाई गई? क्या एनरोलमेंट सक्रिय और वैध था? तो यहाँ पर ज़रूरी बात है कि कोई भी व्यक्ति अगर फुल टाइम सरकारी पद धारण करता है सामान्यतः सक्रिय वकालत, तो उसको सामान्यतः सक्रिय वकालत से रोका जाता है। दिक्कत क्या है कि इसमें हितों के टकराव की समस्या आ सकती है और पेशेवर स्वतंत्रता जो है बाधित हो सकती है। एडवोकेट को स्वतंत्र पेशेवर आचरण बनाए रखना होता है, इसलिए अगर वो किसी सरकारी पद पर रहता है तो संभव है कि समस्याएं उत्पन्न हो। अब यहाँ पर ज़रूरी बात यह है कि बार काउंसिल की इसमें भूमिका क्या है। तो हम जैसा कि जानते हैं, बार काउंसिल भारत में वकालत के पेशे को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का, नियंत्रित करने का और विनियमित करने का जो है सर्वोच्च वैधानिक संस्थान है।
इसमें पेशे के नियमन की अगर बात की जाए तो इसमें इनरोलमेंट, प्रैक्टिस रूल और पेशेवर नैतिकता का नियंत्रण शामिल है। साथ साथ में जो लॉ कॉलेजेस वगैरह होते हैं उनको मान्यता देना, उनके शिक्षा के मानकों का निर्धारण करना, ये सारा जो है बार काउंसिल का अधिकार क्षेत्र होता है। इसमें अनुशासनात्मक कार्यवाही भी शामिल है, जैसे सस्पेंड करना, किसी का एनरोलमेंट से नाम हटाना, और किसी ने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है तो उसके खिलाफ मिसकंडक्ट प्रोसीडिंग चलाना, ये सब बार काउंसिल की भूमिका में शामिल है। ड्रेस कोड और उससे जुड़े हुए जो आचरण हैं उनको शामिल करना भी बार काउंसिल की भूमिका में आता है। तो ये तमाम सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जो बार काउंसिल से जुड़ी हुई हैं। तो अब यहाँ पे बात ये उठती है कि क्या ममता बनर्जी जी के मामले में कोई कानूनी कार्यवाही हो सकती है? तो यह पूरी तरह जांच के निष्कर्षों पर निर्भर करेगा। यदि इनरोलमेंट वैध और सक्रिय है तो संभवतः कोई उल्लंघन नहीं माना जाएगा और मामला यहीं समाप्त हो सकता है। और यदि नियमों का पालन नहीं हुआ तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग हो सकती है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इंक्वायरी हो सकती है, कोर्ट का ऑब्जेक्शन आ सकता है और प्रैक्टिस रिस्ट्रिक्शन भी लग सकते हैं। फिलहाल बार काउंसिल ने केवल स्पष्टीकरण मांगा है, अभी तक कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया गया है। यह मामला भारत में वकालत पेशे की गरिमा और संवैधानिक मर्यादा का एक महत्वपूर्ण परीक्षण बना हुआ है। बने रहिए, हम देखेंगे कि आगे क्या अपडेट्स आते हैं। मुझे उम्मीद है कि बार काउंसिल का वकालत पेशे को नियमित करने में रोल क्या है, वकीलों का ड्रेस कोड क्या है, और किसी केस में अपीयर होने के लिए किसी वकालत को किन मानकों पर खरा उतरना होता है, प्रोफेशनल एथिक्स क्या है, ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ हम आपसे मुखातिब होते रहेंगे। बने रहिए हमारे चैनल पे। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद।